डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक 2025 पर जो प्रवर समिति का प्रतिवेदन उस पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है। बिल लेके आए थे आप, प्रवर समिति को सौंपा, प्रवर समिति ने जो भी बैठकें करके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा इश्यू कोचिंग सेंटर्स का और कमेटी को काफी समय दिया गया, इसके बावजूद भी जो मेरी जानकारी है, हो सके तो आप बता देना। बिल का मैं समर्थन करता हूं, बिल आना चाहिए था, सभी लोगों की डिमांड थी, काफी समय से हमें कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन ये देखिए, पूरे राजस्थान में हमने क्या कोचिंग सेंटर्स को एक कर दिया, 50 से 100 कर दिया आपने। संख्या जो थी, जहां स्टूडेंट्स की संख्या 50 से उसको बढ़ा करके 100 कर दिया जाए, वो कोचिंग सेंटर की परिधि में आएंगे। तो मेरा ये का आपसे पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि क्या कमेटी ने ये आवश्यकता महसूस नहीं की या उससे पहले विभाग ने महसूस नहीं की कि कोचिंग सेंटर जो राजस्थान में चल रहे हैं उनकी नेचर क्या है, उनका कैटेगराइजेशन क्या है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चलते हैं केवल? क्या 10वीं 12वीं के स्कूल्स के बच्चों के लिए कोचिंग नहीं चलती? कॉलेजेस की जो सेक्शंस है उनके लिए कोचिंग नहीं है? क्या प्राइवेट ट्यूशन जो बड़े बड़े 100-100 200 घरों पे पढ़ाते हैं वो नहीं है? तो एक जो मेरा आपसे आग्रह है, इस पर सोचिए, विचार करिए, क्योंकि इसके बिल के जो रिपरकशंस आने वाले हैं, मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं, इस जो जितनी भी मैंने इस समिति को बनाया कि आपने जो पैरामीटर्स तय किए हैं, इसमें एक एक नया और बड़ा उसमें लगा रहा हूं मैं विवेक के साथ, एक भ्रष्टाचार खुलने का एक रास्ता तैयार हो रहा है। कैसे? अगर इसमें कैटेगराइज कर देते तो मैं समझता हूं ज्यादा उपयुक्त होता। अब आपने इसमें कहा कि एनी स्टडी प्रोग्राम, इसमें कोचिंग, किसी भी तरह की कोचिंग इंक्लूडिंग एनी स्टडी प्रोग्राम। अब स्टडी प्रोग्राम से माननीय अध्यक्ष महोदय क्या मतलब है? स्टडी प्रोग्राम में तो 10वीं भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, 12वीं का कार्यक्रम भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, बीए का भी स्टडी प्रोग्राम में आता है, पीजी की क्लासेज हैं वो भी स्टडी प्रोग्राम में आता है। तो कहीं भी इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है कि हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्पेसिफाई आईआईटी, आईआईएम, एम्स, उनकी कोचिंग को इसमें इंक्लूड करेंगे। आफ्टर ऑल किस कोचिंग को इंक्लूड करेंगे? तो आपने पूरा एक बड़ा रास्ता तैयार कर दिया इस कोचिंग सेंटर बिल के जरिए। तो सारे जो लोग 10वीं की क्लास की भी तैयारी करा रहे हैं या प्राइवेट ट्यूशन भी कर रहे हैं, वो इसमें कवर होता है। ये भी मेरा एक सबमिशन है, आप इसको सोचिए, विचार करिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो आपने दिया कि मैं चाहूंगा कि इससे पहले सर्वे करिए पूरे राजस्थान में कि कहाँ कोचिंग, किस कॉलेज, किस शहर में कौन से कोचिंग चल रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या उनके मापदंड थे। आपने कर दिया, एक यार्डस्टिक दे दिया कि 1 मीटर एक स्टूडेंट के लिए 1 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। अब इसको ये होना चाहिए कैटेगरी के अनुसार। जहां 5000 बच्चे स्टूडेंट्स कोचिंग में कर रहे हैं, उसको कैसे करोगे मल्टीप्लाई? और जहां 50-100 बच्चे कर रहे हैं, वहां कैसे करेंगे? तो इसमें कर दिया। और दूसरा कोई पैरामीटर नहीं दिया आपने कि कितनी जमीन न्यूनतम चाहिए, उसका पैरामीटर नहीं है कि भाई इतना तो न्यूनतम चाहिए बेसिक फैसिलिटीज के लिए, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो एक बेसिक पैरामीटर देना चाहिए कि भाई 2000 गज जमीन चाहिए, 3000 गज जमीन चाहिए, 1000 मीटर जमीन चाहिए, ये नहीं दिया। तो मैं समझता हूं इस पर भी विचार करने की जरूरत चाहिए। और प्रवर समिति को मैं सोचता हूं सोचा होगा, ये आप अपने जवाब में बताएंगे कि भाई क्या कारण रहे कि जब हम पैरामीटर्स तय कर रहे हैं तो उस वक्त क्या कारण है कि हम स्पेसिफाई नहीं करते। तीसरा आपने कहा इसमें कि रजिस्ट्रेशन जो है एग्जिस्टिंग को तो विदिन 3 मंथ्स करना पड़ेगा, जो भी जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनको, जो एग्जिस्टिंग में है, और दूसरों को भी अप्लाई करना पड़ेगा, और 3 महीने के अंदर कमेटी आपको रिजेक्ट करेगी या आपको एक सुनवाई का मौका देगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो कमेटीज बनाई हैं, मैं बार बार कहता हूं, और ये सभी का कंसर्न है पूरी विधायिका का, कि हम लोग अपनी विधायिका की पावर को धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का फॉर्मेशन देखिए कि 14 मेंबर्स हैं शायद इसमें, स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी बनाएंगे। अब वो लोग हैं जो ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं
आपको बताना चाहूंगा, सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें करीब करीब 4 तो सेक्रेटरीज हैं, एक डायरेक्टर जनरल है, कमिश्नर हैं, डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं और डिफरेंट हैं। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वो 12-14 मेंबर हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है चेयरमैन है। अब आप पूछिए, सारी मर्ज की दवा पूरे सब, चाहे कोई भी रहे हो, सब मर्ज की दवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बना रखा है, उसके बाद समय ही नहीं होता है। मैं तो इस वक्त मेरे को डाउट है माननीय मंत्री महोदय कि इसको देखिए आप, इसको आपके पास जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हायर एजुकेशन के अधिकारी हैं, टेक्निकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, आयुर्वेद एजुकेशन है तो आयुर्वेद एजुकेशन के अधिकारी हैं, मेडिकल एजुकेशन के अधिकारी हैं, उनका रोल क्यों नहीं बढ़ाते आप? इसमें सारा सिर्फ ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं आप, टोटली ब्यूरोक्रेटाइजेशन है। आपने 2 दिए, क्या आप 2 पर्सन आप नॉमिनेट करेंगे? तो मेरा यह मानना है कि इसको भी देखिए कि किस तरह से हम इसको कैसे करेंगे। फिर मैं कहना चाहूंगा, आपने कही हॉस्टल, बड़ा माननीय मंत्री महोदय को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से सभापति महोदय, एक आपने कहा हॉस्टल्स, जो भी हॉस्टल्स रन कर रहे हैं इसमें सबको ले लिया आपने। आपको मामला व्यवहारिक रूप से पूरे प्रदेश में समाज के लोग भी हॉस्टल चलाते हैं और उसमें वो बहुत नॉमिनल चार्ज करते हैं, 10 रुपए महीने, 50 रुपए महीने, 100 रुपए महीने, 200 रुपए महीने, जातियों के आधार पर भी है, धर्म के आधार पर भी है, सभी जगह है। और छात्रावास के लिए सरकार खुद जमीन आवंटित करती है, उसको भी इस परिधि में बांध दिया है। तो मैं समझता हूं आपको ये इसमें विभेद करिए आप कि जो हॉस्टल्स किसी समाज की, जाति के वर्ग के द्वारा, धर्म के द्वारा या किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के, एनजीओ को द्वारा चलाए जा रहे हैं, और एक वो हॉस्टल जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें कहीं भी इस बिल में डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो इसको भी देखने की जरूरत है। और चौथा मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि पंजीयन में आपने देखेंगे, मैं इसकी बहुत जरूरत है सभापति महोदय, एक उस पर बहस करने की जरूरत है। आपने उसको कहा है कि समनिंग का अधिकार दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो अधिकार दिया है, मैं समझता हूं ऐसे अधिकार तो किसी लीगल लॉ में भी नहीं होंगे। और इससे जो एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं, आपने पेनल्टी जरूर 50,000 से बढ़ा करके जो है 2 लाख से कम करके 50,000 कर दी है। आपने एक तरफ पेनल्टी कम की है, ये भी सोचने की बात है कि पेनल्टी चलिए कम कर दीजिए, बार बार करेगा उसको रिजेक्ट भी कर दोगे। एक आप क्यों नहीं करते कि स्वयं ऑटो रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, जो पैरामीटर से वो तय कर दिया आपने, और वो अगर चेकलिस्ट होती है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, नो डाउट, बिल्कुल सही किया, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के बाद चेकलिस्ट होकर के, और जो रिजेक्ट करने लायक है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और जो एक्सेप्ट करने के लिए, अदरवाइज आप जानते हैं एनओसी के नाम पर आप खुद जो है उच्च शिक्षा मंत्री हैं, एनओसी के कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और कैसे जिला शिक्षा दूसरे लोग एनओसी देते हैं। तो एक तरफ सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, और मैं समझता हूं हम इस बिल के माध्यम से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लोगों पर या जो भी छोटे हैं उन पर भ्रष्टाचार को पनपाने का मौका देंगे, ये सोचने की बात है। एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, और इसमें सारे पूरे प्रदेश के हित का सवाल है। इसकी जो स्थिति मैं बता रहा हूं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा, इसमें जल्दीबाजी मत करिए आप, अभी भी समय है। एक तो जो अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो बनाई है, इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है, इसको पुनर्विचार करिए। और दूसरा, जो हॉस्टल्स का जो मामला लिया है, समाज के द्वारा जो जारी बड़े बड़े आप जिस समाज से आते हैं या दूसरे जो दलित वर्ग के हैं, रिजर्वेशन वाले जो लोग हैं, आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से छात्रावास खोलते हैं और वहाँ फ्री देते हैं, वो बहुत कम नॉमिनल चार्ज पे। आपके हिसाब से तो ये भी आ जाएगा, कोई भी सिरफरा इंस्पेक्टर जाएगा और नोटिस दे देगा कि आप ये नहीं कर सकते, बंद करिए, आपके खिलाफ पेनल्टी लगती है। तो आप इसको एक एक शब्द को पढ़िए, समय कम है लेकिन आप बहुत संवेदनशील हैं, आप इसमें जल्दीबाजी मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 महीने और ले लीजिए, पर इस पर सोचिए कि सारे सिस्टम को आप ब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हो, अफसरशाही की तरफ ले जा रहे हो, और इसका सारा अधिकार अपने अधिकारों को छीन करके आप कुछ चंद लोगों को दे रहे हो, और उन चंद लोगों को जिनके पास समय ही नहीं होता मीटिंग्स के लिए। आप जानते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग, सिंडिकेट की मीटिंग होती है विश्वविद्यालय में, सेक्रेटरीज अटेंड नहीं करते हैं उस मीटिंग को, वो अपना डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी या असिस्टेंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी का अधिकारी भेज देते हैं। आप अटेंडेंस मंगवा लीजिए विश्वविद्यालय कुलपतियों से, आप ये मंगवा लीजिए कितनी मीटिंग्स हो पाती हैं। तो हम चाहते क्या हैं, ये बिल लाया गया था आत्महत्याएं रोकने के लिए,
काउंसलिंग सिस्टम के लिए। आत्महत्याएं हो रही थी, बच्चे, आप जानते हो 10वीं का बच्चा भी आत्महत्या कर रहा है जब उसके मार्क्स कम आते। क्या करेंगे आप? वहां तो काउंसलिंग की व्यवस्था कर नहीं रहे, या तो फिर स्कूलों में भी करनी पड़ेगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां भी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, वहां भी गाइडेंस के लिए आपको टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? कर पाएंगे? तो मेरा आपसे अनुरोध है माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं, इसको सोचिए आप, अदरवाइज आप खुद महसूस करेंगे। सरकारी में आप मंत्री होने के नाते शायद नहीं कह पाए।